देखो हम कल होमवर्क दिए थे, एक क्वेश्चन पहले उसको डिस्कस करते हैं, तब बढ़ेंगे आगे, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपके साथ, और इस क्वेश्चन में क्या बोला है गौर कीजिएगा। क्वेश्चन पढ़िए, रीड कीजिए क्वेश्चन को। बोला है सीक्वेंस ऑफ एन बेसिस, एन बेसिस का मतलब वही नाइट्रोजनस बेसिस, इन अ वन स्ट्रैंड, मतलब सिंगल स्टैंडर्ड दिया है, वन स्ट्रैंड ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जो जाता है उसका तुम्हें एक स्ट्रैंड के बारे में जानकारी दे रखा है, और इसमें दिया है कि वो स्ट्रैंड का डायरेक्शन 5' टू 3' डायरेक्शन है, उसका डायरेक्शन 5' टू 3' डायरेक्शन है, ठीक है। हाँ उसमें सीक्वेंस भी दे रखा है, क्या बोला है उसने, जी है, सी है, जी है, ए है, टी है, जी है, सी है, टी ए जी है, ठीक है। ये उसने बता रखा है कि ये, अब उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में जो पूछा उसने, व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ एन बेसिस इन आरएनए फॉर्म्ड बाय दिस डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो मैंने आपको दो बातें बताई थी, मैंने आपको दो बातें बताई थी, क्या बताया था याद करो। मैंने कहा था, ज्योति का बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, लगता है उसका नेटवर्क एरर है, 1 मिनट टाइम दे दीजिए। बायोमोलिकुल के टेस्ट करे सभी लोग प्रिपेयर हो रहे हैं ना जी। मैंने बोल दिया है सिलेबस खत्म, चैप्टर खत्म होते टेस्ट लेने, खत्म तो आज ही हो जाना चाहिए था, आज सुबह आप लोगों ने टाइम किल करवा दिया। सर न्यूक्लियोटाइड खत्म हुआ तब ना। न्यूक्लियोटाइड आज खत्म हो गया। क्या लग रहा है, कल पढ़ेंगे डीएनए पैकेजिंग। वैसे डीएनए पैकेजिंग मैंने सेल में पढ़ा दिया है, लेकिन दोबारा से बताएंगे यहाँ, थोड़ा और डिटेल में लेके जाएंगे चीजों को। उसके बाद परसों से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। आप क्या सोच रहे हो कि हम आरएनए का न्यूक्लियोटाइड जब तक नहीं पढ़ाएंगे तब तक जो है कि टेस्ट नहीं लेंगे, ऐसा थोड़ी है। आरएनए के राइबो न्यूक्लियोटाइड के बारे में तो जानकारी दे ही चुके हैं रिवा। आरएनए हम लोग को क्या पढ़ना है, आरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ना है, तो आरएनए से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन रहेगा आपके टेस्ट में बायोमोलिकुल में, वो डीएनए से कंपेयर करके बन जाएगा, वो डीएनए से कंपेयर करके आसानी से बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हम बोल देते हैं, आज ये लाइव देख रिकॉर्डेड देख लेगी, लाइव इससे हो नहीं पाएगा। दोबारा से एक बार ट्राई कर लो, एग्जिट करके पूरा जूम से बाहर निकल जाओ, दोबारा से ट्राई कर लो। और अगर बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहा है तो कभी कभी हो जाता है, कोई बात नहीं, आज का रिकॉर्डिंग देख लेना अगर ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहा है तो, ठीक है। लेकिन एक बार दोबारा एग्जिट होकर ट्राई करो दोबारा आने का। ठीक ठीक। हाँ जी, तो क्वेश्चन में क्या बोला कि उससे जो आरएनए बनेगा उसका सीक्वेंस बताइए। तो चलिए, अब मैंने आपको सिखाया था दो बातें कि देखिए अगर क्वेश्चन में, अच्छा बताइए, ये बताइए कि निशा, आरएनए डीएनए के कौन से स्ट्रैंड से बनता है, 5' टू 3' वाले से या 3' टू 5' वाले से, जल्दी बोलिए। 3' टू 5' वाले से। इसी से बनता है हमारे ने, आरएनए इसी से बनता है। और मैंने कहा था इससे जो आरएनए बनेगा वो इसके साथ कॉम्प्लीमेंटरिटी में रहेगा, लेकिन ये आरएनए जो बनेगा इसका डायरेक्शन 5' टू 3' होगा, और इसका सीक्वेंस, ये डीएनए का ये वाला जो सीक्वेंस है लगभग लगभग एक जैसा होगा, अंतर बस यू और टी का होगा, और आपको यही दे रखा है क्वेश्चन में। तो मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, यानी कि ये वाला जो स्टैंड आपको दे रखा है इसमें बस जहां जहां टी है वहां वहां उसको उड़ा के यू लगाइए, इसको हटाइए यू लगाइए, इसको हटाइए यू लगाइए, हो गया आपका डीएनए का आरएनए का स्टैंड तैयार है। ऑप्शन देखिए, यहाँ 5' के बाद सी लिखा है, गलत हो गया, 5' के बाद जी लिखा है, सी लिखा है, जी लिखा है, ए लिखा है, टी जहां भी लिखा है आरएनए में टी होता नहीं, उसको वैसे ही देख के उड़ा दीजिए, इसको भी उड़ा दीजिए। आप बचाइए, यही आंसर है, मैच कर लीजिए ये सीक्वेंस। कितनों का आंसर थर्ड आया था, हाथ खड़ा कीजिए, थर्ड कितनों का आंसर आया था, चलिए सही आंसर है। अब मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूं, बस ये वाला क्वेश्चन आपके नोट्स में आ जाना चाहिए, ठीक है। जहां पे मैंने लिखा है ना सेंस एंटी सेंस स्ट्रैंड, उसके बाद ये क्वेश्चन आप ऐड कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है और ये ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में आ चुका है, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको ऐड कर लेंगे, कंसेप्ट मैंने बता दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है।
चलिए मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। अब ठीक है ज्योति? यस सर, अब ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप वीडियो में देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? आंसर उसका थर्ड था। आपका आंसर थर्ड आया था ज्योति? यस सर, थर्ड होगा। तब तो हाँ। ठीक है। चलिए उसी क्वेश्चन को मॉडिफाई किए हम। इसका आंसर बताइए जल्दी से, सब लोग बताइए, हम ज्यादा समय नहीं देंगे। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, वो क्वेश्चन नंबर 1 था। हाँ बोलिए सब लोग अपना अपना आंसर कमेंट में बोलिए, कमेंट में अपना अपना आंसर कमेंट में बोलिए। ऑप्शन 1 2 3 4 में क्या? बस मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया क्वेश्चन। अतिक बोल रहा है 4, रेवा 4, किसी का आंसर 3 भी आया है और अतिक करा है, लेकिन 3-5 एंड ऐड होगा। अतिक कुछ हिंट पकड़ लिया है, ठीक है? आइए, मुझे भी नहीं पता ये क्वेश्चन को मॉडिफाई करने के बाद आंसर मैच करेगा या नहीं करेगा। मैं तो मॉडिफाई करके ट्राई किया हूँ, देखता हूँ एक बार। देखिए कंसेप्ट क्या है कि अगर आपको डीएनए का एक स्ट्रैंड का दे दिया है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस नाइट्रोजनस बेसिस, तो पहले उसको आप लिखिए GCG। आप लोग पेपर में मत लिखिएगा, पेपर में आप उसके बगल में लिख लीजिएगा। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे सेपरेटली लिखूं, आपका वहाँ टाइम किल हो जाएगा नहीं तो, ठीक है ना? हाँ कह रहे हैं यहाँ पे 5 GCG ये दिया है 5 अगर हमें निकालना है दूसरे स्टैंड का, तो उसके सामने होगा दूसरा स्टैंड जो होगा 3-5 और कॉम्प्लीमेंट्री होगा एक दूसरे के, ठीक है? अब इसको आप कॉम्प्लीमेंट्री में लगाइए। जी के सामने CGCTACGATC। ये जो मैंने लिखा है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से। ये जो मैंने सीक्वेंस लिखा है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से। मगर ये सीक्वेंस जो मैंने लिखा है, ये सीक्वेंस 3-5 है। ये सीक्वेंस 3-5 है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि दूसरे स्ट्रैंड का डायरेक्शन फलाना फलाना, मतलब दूसरे स्ट्रैंड का न्यूक्लियोटाइड बेस फलाना फलाना फलाना, और 5-3 रीड करने पे ये आता है, मैं ऐसा बोल दूं, तो क्या मैं इसी को उल्टा के बोलूंगा? हाँ बोल सकता हूं ना। अगर मैंने कहा कि ऐसा 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 आता है, तो ये 3-5 रीड करने पे आता है। लेकिन अगर मैं लिख दूंगा इसी चीज को ऐसे लिख दूंगा, ध्यान दीजिएगा, मैं अगर इसी चीज को ऐसे लिख दूंगा CTAGCATCGC, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं बोलूंगा कि ये रीड करता हूँ तब आता है जब 5-3 में रीड करता हूँ? क्या ये और ये एक ही चीज है? कितनों को समझ में आ गया? कितनों को समझ में आ गया? ये और ये एक ही चीज है, बस लिखने का तरीका मैंने पलट दिया है और ऐसा एग्जाम में लिखा जा सकता है। हाँ अब आपके ऑप्शन में यहाँ सारे क्या दे रखे हैं? 5-3 और वो भी सीक्वेंस ये होना चाहिए। मैच कीजिए, क्या कोई ऑप्शन मैच करता है? चलिए पहली बात तो डीएनए के स्ट्रैंड में यू हो ही नहीं सकता है। उड़ा दीजिए इसको, उड़ा दीजिए इसको। और कोई ऑप्शन उड़ेगा नहीं। चलिए अब रीड कीजिए, तो इसमें आया जी के बाद टी आ गया, जी से स्टार्ट हुआ है, गलत।
इसमें है सी, उसके बाद आ गया क्या टी, तो गलत, यानी कि कोई ऑप्शन मैच ही नहीं किया, यानी कि इसमें मुझे एक नया ऑप्शन देना चाहिए था, और वो ऑप्शन क्या होगा 5-2 3 अगर डायरेक्शन में अगर मैं आपको दे रहा हूं तो मैं आपको देता CTA GCA TCG और आंसर होता 5। कितनों को समझ में आया कि मैं उसी क्वेश्चन को मॉडिफाई किया और उसको एक्सप्लेन किया और एक नया ऑप्शन ऐड किया? कितनों को एक क्वेश्चन समझ में आ गया? हाथ खड़ा कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से। सर उसको 3 से 5 भी तो लिख सकते थे। हाँ बिल्कुल लिख सकते थे, ऑप्शन में रहता तो वो भी सही होता। जैसे मैं एक अगला ऑप्शन ऐड करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, सही बोला है बात। मैं अगला ऑप्शन ऐड करता हूँ, ठीक है, और वो सुनेगा ध्यान से। मैंने उसको लिखा 3-5 ये सही सवाल पूछा है, ठीक है, 3-5 और मैंने लिख दिया CGC TAC GATC और आपके सामने पांचों ऑप्शन है, आपके सामने पांचों ऑप्शन है। 4 तो बिल्कुल बकवास है, फर्जी है, क्योंकि उसमें किसी में यू है और वो मैच ही नहीं कर रहा है, ठीक है। अब आपके सामने ये दोनों ही है, तो आप कौन सा रीड कीजिएगा, मतलब आप कौन सा सेलेक्ट कीजिएगा, ये वाला या ये वाला? किनको लगता है? अब आंसर मारिए अपना अपना सब लोग जल्दी से। आपके सामने मैंने 2 ऑप्शन मतलब कि सारे ऑप्शन दिए 6, आप कौन सा सेलेक्ट कीजिएगा? कोई एक ही चूज करना है, कोई एक ही चूज करना है, मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई एक ही चूज करना है। सभी लोग 6 बोल रहे हैं, अतिक बताएगा 6 ही क्यों मारेंगे, 5 क्यों नहीं मारेंगे? सर क्योंकि बनेगा तो 3-5 ना। हाँ क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है तो 3-5 है, लेकिन मजबूरी में अगर ये ऑप्शन में ही ना हो, अगर ये ऑप्शन में ही ना हो तो मजबूरी में तब हम यही वाला सेलेक्ट कर लेंगे, मजबूरी में। लेकिन अगर हमारे पास दोनों ही ऑप्शन में हो तब हम इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, तब हम इसी को सेलेक्ट करेंगे। कितने लोग समझ गए मेरी बात? सर क्वेश्चन एक बार फिर से बताइएगा। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए ये रहा, sequence of nitrogenous bases in one strand of double stranded DNA is falana. What will be the sequence of nitrogenous bases in another strand of double stranded DNA? डीएनए के एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस दिया है, इस स्ट्रैंड का सीक्वेंस दिया है और दूसरे स्ट्रैंड का सीक्वेंस पूछा था, तो मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट्री करा के लिखा। 3-5 होता है दूसरा स्ट्रैंड, अगर ये वाला स्ट्रैंड 5-3 वाले का दे रखा है अगर, तो दूसरा वाला 3-5 होगा। लेकिन इसी को मैं उल्टा के भी लिख सकता हूँ 5-3 डायरेक्शन, उल्टा के लिख सकता हूँ मैं। तो अगर ऐसा रहे ऑप्शन में तो वो भी सही है, लेकिन ऐसा के साथ ये वाला भी रहे तो उन दोनों में एक चूज करना हो तो ज्यादा सही ये वाला है, ये वाला ज्यादा सही, क्योंकि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल नेचर के होते हैं, पैरेलल नेचर के नहीं होते। अब समझ में आया ज्योति? यस सर। इतनी तो नहीं पक गया ना किसी को भी? क्योंकि देखिए ऐसे क्वेश्चन में होता है क्या, आपको याद होगा परसों तरसों जब मैं हर बार में था तो ये मैं उल्टा पुल्टा करके बता रहा था। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना, जहां पर चीजें अपोजिट होती है वहां पर अगर आप एक बार गलत हो जाएंगे ना तो उलझ जाएंगे आप। ऐसा महसूस किए हैं? जहां पे चीजें अपोजिट हो और अपोजिट चीजें ही आंसर हो, मतलब कि अपोजिट चीज होने से गलत हो जाता है। जैसे कि मान लिया जाए मैंने पूछ दिया ऐसा कोई चीज जिसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आता है तो आता है, नहीं तो कुछ और बोल ही नहीं सकते आप। लेकिन यहाँ क्या अपोजिट चीजें, अगर आप उलझ गए ना, अब आप सही करके भी गलत होते रहिएगा, ऐसा हो जाता है मिस्टेक। इसीलिए अगर खिचड़ी पक गया तो आप बोल दीजिए मैं उसको सही कर दूंगा। क्या सभी लोगों को परफेक्टली क्लियर है? हाथ खड़ा कीजिए, परफेक्टली क्लियर है? ज्योति, चलिए सभी लोगों को क्लियर हो गया? अगर इसके बारे में अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे अलग से पूछेगा, मैं आपको बता दूंगा। बाकी ऐसे क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में बहुत सारे मिलेंगे, आप जब मॉड्यूल प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और आप सॉल्व करना, आपके सारे वहां पे समस्या दूर हो जाएंगे, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को चाहो तो नोट्स में ऐड कर सकते हो, नहीं तो आपका कॉमन सेंस है कि क्या टिक करना है और क्या टिक नहीं करना है, आपको क्वेश्चन लगाते लगाते आ जाएंगे, ठीक है। आप चाहो तो अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो, नहीं तो आपकी मर्जी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए जल्दी, 1 2 3 क्लिक। चलिए अब हम बढ़ते हैं बच्चे, आपको मैं एक टेबल बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं आपको एक टेबल बताने वाला हूँ। नवीन पूछ रहा है सर नील कमल का टेबल बताइएगा क्या? नील कमल का नहीं बताएं,
टेबल तो वही कंपनी का आता है सर वो। और ये टेबल आपके नोट्स में नहीं दिया है, आप ऐड कर लेंगे, छोटा सा टेबल है, मैंने बड़ा बनाया है, ठीक है। क्या है भाई, आप इस टेबल का हेडिंग लगाएंगे नाइट्रोजनस बेसिस इन सम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म। दुनिया में हर ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दुनिया में हर ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो एनसीईआरटी में दिया है वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही मेरी बात? जो एनसीईआरटी में दे दिया वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं चर्चा उसी की करूंगा। तो एनसीईआरटी में कुछ ऑर्गेनिज्म के बारे में उन्होंने नाइट्रोजनस बेसिस का काउंटिंग दे रखा है, ऑर्गेनिज्म इधर लिख रखा है, और इधर वो टेबल के फॉर्म में नहीं दे रखा है, मैं उसको टेबल के फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। नाइट्रोजनस बेसिस या फिर एंड नाइट्रोजनस बेस पेयर। बेस पेयर, आप जान रहे हैं पेयर और बेस में अंतर है। बेस मतलब एक सिंगल नाइट्रोजनस बेस, और उतना ही नंबर न्यूक्लियोटाइड का होगा। नाइट्रोजनस बेस पेयर मतलब दो नाइट्रोजनस बेस को मिला के बोल रहे हैं, मतलब दो न्यूक्लियोटाइड को एक साथ आप काउंट कर रहे हैं। कितने लोग समझ गए मेरी बात? कितने लोग समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब मैं उस 4 ऑर्गेनिज्म का पहले आपको नाम बताता हूँ, फिर मैं बताऊंगा किसमें कितना नाइट्रोजन स्पेसिस होता है, और यह आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये डाटा एनसीईआरटी में दे रखा है और ये पूछा जा चुका है, इसलिए बोल रहा हूँ याद होना चाहिए। ठीक है, सुबह उठ के 3-4 दिन लगातार देखिएगा, याद हो जाएगा आपको। 5174 बैक्टीरियोफेज वायरस एक वायरस का नाम है, बैक्टीरियोफेज। देखिए बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, मैं आपको वायरस में भी पढ़ाऊंगा। बैक्टीरियोफेज ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है, वो भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक है 5174 बैक्टीरियोफेज वायरस, एक है लैम्डा बैक्टीरियोफेज। लैम्डा बैक्टीरियोफेज, क्या इससे पहले भी मैंने कोई एक बैक्टीरियोफेज का नाम आपको बताया, याद है वो? याद हो किसी को? तो इससे पहले किसी को याद है? अरे बोलो, सुगलो, नहीं याद है? T2 बैक्टीरियोफेज नहीं बताया था, लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरिया? तो लाइटिक साइकिल ऑफ वो जो आपको बताया था मैंने कि वो पूरा कंप्लीट करता लाइफ साइकिल बैक्टीरिया का इकोलाई के अंदर ही। हाँ याद हो तो? ठीक है, चलिए तो ये 4 ऑर्गेनिज्म दिया है, ठीक है। इस टेबल के माध्यम से मैं आपको सबसे पहले एक बहुत ही धांसू चीज बताने वाला हूँ। अगर आपको याद हो, मैंने कहा था दुनिया में डीएनए डबल स्टैंडर्ड ही पाई जाती है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एग्जिस्ट करते ही नहीं है, बताया था, याद है? याद है? आज मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इस दुनिया में एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है, एक नहीं मतलब कुछ है ऐसे जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए रखता है, लेकिन हाँ वो लिविंग नहीं है। और आप जानते हैं अगर मैं किसी को ऑर्गेनिज्म कह रहा हूँ किसी को और बोलना कि वो लिविंग नहीं है, मतलब वो जरूरत पड़ने पर लिविंग भी हो जाता है। मतलब आप समझ रहे हैं मैं बात किसकी कर रहा हूँ? मैं वायरस की बात कर रहा हूँ। वायरस होस्ट के बाहर नॉन लिविंग होता है, होस्ट के अंदर लिविंग होता है। और मैं आपको ये भी बता दूं, कुछ ही वायरस ऐसे हैं जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए रखते हैं, और उसी में से एक है साय 174 बैक्टीरियोफेज वायरस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चे, कि इट हैव सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इसके पास सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। बाकी मैं आपको बताऊं और भी यहाँ पे वायरस है, जैसे ये लैम्डा, सॉरी ये, हाँ ये है लैम्डा बैक्टीरियोफेज वायरस। इसके पास क्या है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इकोलाई एक बैक्टीरिया हैव डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। और ह्यूमन के पास भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही होता है, मतलब जहां भी डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड ही होता है। कुछ एक वायरस ऐसे हैं जिसके पास सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। और भी वायरस है, केवल ये साय 174 बैक्टीरियोफेज वायरस नहीं है, और भी है। जब मैं आपको वायरस पढ़ाऊंगा तो और भी लिस्ट आपको मैं बता दूंगा। अभी मैं आपको मॉलिक्यूलर पढ़ा रहा हूँ, तो अभी मैं आपको केवल नाम बताया हूँ साय 174 बैक्टीरियोफेज वायरस। क्लियर है?
तो मैंने आपको पहले इन्फॉर्मेशन दिया। अब एक बात जो आपके बीचों में कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बच्चों के बीच में अक्सर ये बातें कंफ्यूज होती है, क्या भाई, कि ह्यूमन का 2 सेल होता है, एक होता है डिप्लॉयड सेल, राइट, और एक होता है हैप्लॉयड सेल। और मैंने आपको बताया डिप्लॉयड और हैप्लॉयड सेल का मतलब क्या होता है सेल वाले चैप्टर में। मैंने कहा है डिप्लॉयड सेल के पास एक ही क्रोमोसोम का 2 कॉपी होता है, और हैप्लॉयड सेल के पास एक क्रोमोसोम का एक ही कॉपी होता है, मतलब एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉयड, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि सर डिप्लॉयड सेल के पास, ह्यूमन के डिप्लॉयड सेल के पास डीएनए कैसा होगा और हैप्लॉयड सेल के पास डीएनए कैसा होगा। तो बच्चे को ऐसा लगता है डिप्लॉयड सेल के पास डीएनए होगा डबल स्टैंडर्ड, यहां तक सही लगता है उनको। उसके बाद उनको ऐसा लगता है हैप्लॉयड सेल के पास डीएनए होगा सिंगल स्टैंडर्ड, ऐसा उनको लगता है, मगर ये सही नहीं। अरे हैप्लॉयड सेल इस बेसिस पे उसको हैप्लॉयड नहीं बोला है कि उसके पास डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड हो, अरे इस बेसिस पे बोला है कि उसके पास क्रोमोसोम का एक ही सेट है, और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए तो उसका भी डबल स्टैंडर्ड ही है। इसका मतलब ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ आके कंफ्यूज होते हो। इसलिए कितने लोगों को समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कितने लोगों को समझ में आ गया? लड़के लोग हाँ समझ गए? तो ये बात आप कतई मन में गलत फहमी ना पालें कि हैप्लॉयड सेल के पास सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता, कतई नहीं, कतई नहीं, ठीक है। हैप्लॉयड सेल इसलिए बोला है क्योंकि उसके पास एक क्रोमोसोम का एक ही नंबर है, एक ही सेट है, उसके अंदर भी डीएनए डबल स्टैंडर्ड ही है। ये बातें मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या, कि कौन से क्रोमोसोम में, सॉरी कौन से ऑर्गेनिज्म में कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसेस है, मतलब कि नाइट्रोजन बेसेस है या नाइट्रोजन बेस पेयर है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं ये डाटा एक्सक्लूसिवली एनसीईआरटी में दे रखा है और आपको एक्सक्लूसिवली याद ही रखने हैं। जैसे मैं आपको इसकी बातें करूं, अच्छा एक बार बताओ, आपको क्या लगता है, रीवा बताएगी, ये 4 ऑर्गेनिज्म का नाम मैंने लिखा है, आपको क्या लगता है इसमें से कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस नहीं पाए जा सकते, और कारण के साथ बताना है। रीवा आंसर देगी, तब तक बाकी लोग सोचिए जल्दी से, इसमें कौन ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस नहीं पाया जा सकता है, नाइट्रोजनस बेस पाया जाएगा। रीवा जल्दी बोलिए। सर फर्स्ट वाला में। क्यों? कारण भी बोला था मैंने। जल्दी। नहीं पता। अरे बहुत, जब तुम फर्स्ट वाला आंसर बताए तो कारण कैसे नहीं पता? या तो तुम बोलना नहीं, अच्छा ज्योति बोलना चाह रही है, बोलो बोलो ज्योति बोलो। सर वो एक वायरस है ना, तो मतलब बॉडी के आउटसाइड वो मतलब नॉन नहीं नहीं लिविंग नहीं, आप एक्ट गलत जा रहे करता हो, है। आप गलत जा रहे हो, गलत जा रहे हो। निशा बता सकते हो? निशा। नो सर। अतीक। सर क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड है ना, डबल स्टैंडर्ड रहेगा शाबाश, तभी तो बेस पेयरिंग होगा। सिंगल स्ट्रैंडेड है भोटो, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसके अंदर डीएनए एक ही स्ट्रैंड का बना हुआ है रे। कॉमन सेंस है यार। सिंगल स्टैंडर्ड में कभी बेस पेयर में आप क्या बोलते थे, एक यहाँ और एक सामने वाला यहाँ, दोनों को मिला के बेस पेयर बोलते थे। यहाँ तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं है, समझ में आया रीवा? यस सर। तो कॉमन सेंस था ये, तो इसमें कोई कंसेप्ट था ही नहीं। मैं आपको बताऊं इसके पास टोटल कितने नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, 5 8 3 6 टोटल इसके पास नाइट्रोजनस बेस होते हैं, नॉट बेस पेयर। ये डाटा आपको एक्सक्लूसिवली याद रखना है, एनसीईआरटी में दे रखा है 5 8 3 6, ठीक है। अब मैं बैक्टीरियोफेज के अंदर आपको नाइट्रोजनस बेस पेयर बताने वाला हूं सभी के अंदर, क्योंकि सभी के अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और एनसीईआरटी ने भी बेस पेयर ही दे रखा है। अगर बेस पूछेगा तो आपको पता है दुगना कर दोगे आप, ठीक है। तो मैं इसके अंदर आपको क्या बताने वाला हूं, बेस पेयर 48502 नाइट्रोजनस बेस पेयर, राइट। नाइट्रोजनस बेस पेयर पाए जाते हैं बैक्टीरियोफेज के अंदर। अच्छा एक बात बताइए, ये सब क्या चल रही है, पूरे ऑर्गेनिज्म के अंदर की बात चल रही है या एक सेल के अंदर की बात चल रही है? लिख लेता हूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूं, नहीं तो आप बाद में कंफ्यूज होंगे।
नाइट्रोजनस बेसिस इन अ सेल, इन अ सिंगल सेल। यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस इन अ सिंगल सेल, नहीं तो बाद में आ पाएंगे स्वीकार करने के लिए सर ये सिंगल सेल के अंदर बताए थे या ओवरऑल ऑर्गेनिज्म के अंदर बताए थे। ठीक है, तो ध्यान रखिए एक सिंगल सेल के अंदर का बताया जा रहा है। ठीक है, ई कोलाई के अंदर टोटल कितने नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं बच्चे? 4.6 इंटू 10 की पावर 6 नाइट्रोजनस बेस पेयर, नाइट्रोजनस बेस पेयर। आपको पता है अगर मैं आपसे यहाँ पे टोटल बेसेस पूछ लूंगा तो आप क्या करोगे? 4.6 इंटू 2 करोगे। ठीक है, चलिए डिप्लॉयड सेल के अंदर बताइए और हैप्लॉयड सेल के अंदर बताइए। तो डिप्लॉयड सेल के अंदर 6.6 इंटू 10 की पावर 9 नाइट्रोजनस बेस पेयर मिलता है, बेस पेयर। इसके अंदर 3.3 इंटू 10 की पावर 9 नाइट्रोजनस बेस पेयर मिलता है, नाइट्रोजनस बेस पेयर मिलता है। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर हम तो गणित ऐसे लगाते हैं सर कि अगर कहीं पर हाफ करना हो, जैसे कि आप डिप्लॉयड और हैप्लॉयड में डबल और हाफ किए ही हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है भाई, 1 सेकेंड वेट कीजिए। हाँ राइट, हाँ तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हाफ करना है डिप्लॉयड सेल का, तो 6.6 इंटू 10 की पावर -9 का अगर हाफ करेंगे तो हाफ तो ये ना आएगा सर, 3.3 इंटू 10 की पावर 4.5। ऐसा गणित कौन कौन बच्चे अप्लाई करते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। आप हाथ नहीं, आप पैर भी खड़ा कर लीजिए, आप ही खड़ा हो जाइए। ऐसा गणित जो भी अप्लाई करते हैं, आप सच बता रहे हैं गणित वाले टीचर को खरे खर गोली मार रहे हैं आप। मतलब वो यार आत्महत्या कर लेगा वो तो। इस टाइप का गणित कौन कौन अप्लाई करते हैं? हाथ खड़ा कीजिए अगर कोई करते हैं तो। गणित वाला टीचर सुनेगा ना वो खुद से आत्महत्या कर लेगा ऐसे। देखो नवीन हंस रहा है, इसका मतलब ये ऐसा ही गणित अप्लाई करता आया अभी तक। ठीक है, क्योंकि अगर मैं पूछूंगा कि चलिए ई कोलाई के अंदर नाइट्रोजन बेस पेयर इतना है तो बेस बताइए, टोटल बेसिस कितने होंगे? पता बच्चे क्या करेंगे? बच्चा कंसेप्ट लगा लेगा कि अच्छा सर बेस पूछे हैं तो इसका दुगना करना है। वो क्या करेगा? 4.6 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 12 ऐसे लगाएंगे वो गणित। कौन कौन ऐसा गणित लगाते हैं? हाथ खड़ा कीजिए, मुझे हाथ खड़ा कीजिए, मैं जानना चाहता हूँ ऐसे कौन कौन है। नहीं है तो भगवान के लिए ऐसा मत कीजिएगा। आपको दुगना करना है ना तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये 10 की पावर को दुगना मत कीजिएगा। और इसके पीछे का गणित अगर नहीं पता है तो गणित वाले शिक्षक से पता कीजिए आप, और ऐसा मत कीजिए नहीं तो वो लोग आत्महत्या कर लेंगे गणित वाले शिक्षक। ठीक है, ऐसा मत कीजिएगा, ऐसा गणित नहीं लगाइएगा। जहां पे दुगना करना है वहां आपको क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है। जहां आपको हाफ करना है तो इस पूरे को 2 से डिवाइड कर देना है। तो अगर आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो अब इसको मत कीजिएगा कि इसको भी डिवाइड कर दें। बहुत बच्चा तो पता है इसको कैसे लिखेगा, इसको सर हाफ करना है, ठीक है ऐसे लिखना गलत है तो कोई बात नहीं है सर ऐसे लिख देते हैं। बहुत बच्चा इसका हाफ ऐसे लिखेगा, फिर आंसर लाएगा 3.3 इंटू 5 की पावर 9। देख रहे हैं गणित, ये गणित चलता है बहुतों का। कुछ ऐसे भी नहीं कर पाएंगे तो कुछ तो क्या करेंगे ना, इसको हाफ करने के लिए ऐसे कर देंगे कि सर यहाँ पे इतना बड़ा 10 लिखा है, इसका पावर का पावर 9 है तो इसको हाफ करना है ना सर। देखिए सर हाफ हो गया ना, अब देखिए सर हाफ हो गए है ना भाई साहब। गणित वाले शिक्षक ना आत्महत्या कर लेंगे, ऐसा मत करना कभी भी। ठीक है, ऐसा मत करना भाई। चलिए मैं मिटा रहा हूँ, आप टेबल का स्क्रीनशॉट लीजिए। सभी लोग समझ गए? अगर आपको दुगना करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, और अगर आपको हाफ करना है तो 2 से डिवाइड कीजिए, सिंपल है। ये टेबल स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको अपने नोटबुक में ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूं इसी पर बेस्ड, इसी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल, एक नहीं 2 न्यूमेरिकल, जल्दी से जल्दी से। अच्छा आप लोग पहले एक बात पता कीजिए,
मतलब एक बात रिकॉल कीजिए, आपको याद हो मैंने कहा था कि अगर कोई भी डीएनए कोई भी डीएनए, ये एक बेस पेयर है, ये अगला बेस पेयर है, आपको पता है दो बेस पेयर के बीच में, रीवा बताएगी कितना डिस्टेंस होता है, एंगस्ट्रम में बताना है। सर फिर से बोलिए। दो बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस होता है जल्दी, एंगस्ट्रम में? दो बेस पेयर का के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम। 3.4 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि इस पूरे हेलिक्स का लेंथ होता है 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको काम आएगा अभी क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, आप लोग ऐड कर लीजिएगा और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन है कैलकुलेट, 5 मिनट टाइम है, जल्दी से कर लीजिए दो क्वेश्चन। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ DNA in a diploid cell of human, in a diploid cell of human, और ब्रैकेट में वो बोल दिया है इन मीटर्स, मीटर में बताना है। चलिए जल्दी कैलकुलेट कीजिए, कोई ऑप्शन नहीं है, जल्दी से जल्दी कैलकुलेट कीजिए, मैं तब तक अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं। कितने लोगों का आंसर आ गया पहले क्वेश्चन का, जल्दी बोलिए। चलिए आंसर मैच कीजिए, आंसर मैच कीजिए। चलिए अब इधर देखिए, इधर देखिए, मैं बता रहा हूँ। मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था कि अगर आपको पूरे डीएनए का लेंथ निकालना है, तो याद हो मैंने आपको कहा था कि एक हेलिक्स का लेंथ होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, सॉरी 34 एंगस्ट्रॉम, और एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर होते हैं, ठीक है, और उसके हर बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब अगर आपको पूरे डीएनए का लेंथ बताना है, पूरे डीएनए का लेंथ बताना है, ठीक है, तो आपको यहाँ दे रखा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डीएनए इन अ डिप्लॉयड सेल, एक डिप्लॉयड सेल के अंदर जितने भी डीएनए हैं उसका लेंथ बताना है, ठीक है। तो पता है एक्चुअली क्वेश्चन क्या बोला है, बच्चे क्वेश्चन ही नहीं समझते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये एक डिप्लॉयड सेल है, आपको पता है इस डिप्लॉयड सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर हर क्रोमोसोम का दो दो मेंबर है, यानी कि क्रोमोसोम नंबर 1 2 3 सो ऑन है, यहाँ पे 23 इधर है, 1 2 लास्ट में 23, मतलब ऐसे 23 इधर 23 इधर, टोटल मिला के 46 क्रोमोसोम है। हर 46 क्रोमोसोम के एक एक डीएनए को आप निकालिए, एक क्रोमोसोम के अंदर एक ही डीएनए होता है, आपको पता है। अगर वो मेटाफेजिक क्रोमोसोम हुआ तब उसके अंदर दो होगा, तो इन जनरल तो वो क्रोमेटिन के फॉर्म में रहता है ना क्रोमोसोम, ये बात मैं सेल में सिखा चुका हूँ। तो क्रोमेटिन के फॉर्म में रहता है तो उसके अंदर एक ही डीएनए हम मानते हैं, ठीक है। तो 46, अगर यहाँ पे आपका मैं आपको बोल रहा हूँ कि 46 क्रोमोसोम है, मतलब तो 46 वो क्रोमोसोम नहीं क्रोमेटिन है, ये बात मैं सेल में बहुत क्लियरली बता चुका हूँ, ठीक है। तो कुल मिला के एक ही डीएनए माना जाएगा एक क्रोमोसोम के लिए, इनफैक्ट वो क्रोमेटिन है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ एक क्रोमेटिन में एक डीएनए, तो ये रहा मान लीजिए उसका एक डीएनए, तो एक डीएनए तो काफी छोटा होगा, लेकिन बात किया है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डीएनए इन अ डिप्लॉयड सेल, यानी कि इसके अंदर जितने भी क्रोमेटिन है सबके डीएनए को आप जोड़ दीजिए। अगला इसका नंबर 1 वाला एगो और है, उसके भी लेंथ को जोड़िए, नंबर 2 वाला एगो, फिर नंबर 2 वाला और एगो, नंबर 3 वाला सोन, सारे 46 क्रोमोसोम जो है इनफैक्ट क्रोमेटिन के फॉर्म में है, उन सभी के डीएनए के लेंथ को जोड़ दीजिए और बताइए। पता है इनफैक्ट आपको इन सभी के डीएनए को जोड़ के ही आपको बेस पेयर बताया गया था कितना, 6.6 इंटू 10 की पावर 9, इस सारे के बेस पेयर को जोड़ के ही आपको ये डाटा बताया गया था। यहाँ पे देखिए इधर
ये बताया गया है, सारे के न्यूक्लियोटाइड जोड़ के आपको बताया गया है 6.6 × 10 की पावर बेस पेयर। और आपको ये फॉर्मूला पता है कि अगर लेंथ निकालना है तो टोटल बेस पेयर को 3.4 से मल्टीप्लाई कीजिए, मगर आंसर वो मीटर में मांगा है, तो क्या करेंगे 3.4 को 10 की पावर -10 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ आंसर आएगा मीटर में। जब आप ये सब सॉल्व कीजिएगा, आफ्टर चटका पुट की सब कुछ कीजिएगा, तो आंसर आएगा 2.244 मीटर। 2.244 मीटर इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लीजिए और दूसरा क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कीजिए, अगले मीटिंग में हम डिस्कस करेंगे, टाइम नहीं है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले मीटिंग में डिस्कस करेंगे। जिसको समझ में नहीं आया अगले मीटिंग में हम बात कर लेंगे आपसे। आंसर इज 2.24। और याद रहे, ह्यूमन का डीएनए है सर। हाँ बिल्कुल ह्यूमन का डीएनए है, और ह्यूमन के एक डिप्लॉयड सेल के अंदर का टोटल डीएनए का लेंथ है ये, ना कि एक डीएनए का। एक क्रोमेटिन जो है उसी का डीएनए। हाँ बोलिए। मेरा आंसर 0.24। अरे आपका आंसर जो है वो गलत है, हम अगले मीटिंग में डिस्कस कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, अगले मीटिंग में हम डिस्कस कर लेते हैं आप क्या गलती की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट